तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट के बारे में और उसके कुछ सवाल किए थे, कुछ सवाल अभी बचे थे जो कॉन्सेप्ट से बनने वाले सवाल है ना, कुछ बचे थे। तो मैं उस डाइपोल मोमेंट के सवाल को थोड़ा आगे लेके आता हूं। तो डाइपोल मोमेंट अगर जीरो होता है, कोई भी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, दैट मीन्स वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अध्रुवी। हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्रुवी। ठीक, जैसे कि देखना यहां पर ऊपर Cl है और नीचे की ओर भी Cl है। ऊपर की ओर Cl है और नीचे मतलब ये क्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसे आप लोगों के पास पूरा नोट्स होगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो एक डाइपोल इधर की ओर है ना, एक डाइपोल इधर की ओर, दोनों के बीच 180 का एंगल है। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। यहां पे देखिए दो डाइपोल के बीच कितने का एंगल है जी, 60 का एंगल है। एंगल कितने का है ये भी पूछ सकता है, और वो क्वेश्चन फिर केमिस्ट्री नहीं, वो मैथ्स है। कैसे मैथ्स है देखिएगा ध्यान से। अगर मैं बोलूं ये हेक्सागोन है जी, क्या है ये, हेक्सागोन है, और हेक्सागोन का एक एंगल कितने का होगा, हेक्सागोन में 6 एंगल बनेंगे ना, ऐसे 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 ऐसे, 6 एंगल कितने का होगा, एक एंगल कितने का होगा, 60 का होगा भाई। तो इन दोनों डाइपोल के बीच, इन दोनों डाइपोल के बीच कितने का एंगल है बोलेंगे, कितने का एंगल है ये, 60 का। इसके और इसके बीच बोलेगा कितने का एंगल है, फिर 120 का एंगल है ना। तो यहाँ पर इन दोनों डाइपोल के बीच 60 का एंगल है और इसका रिजल्टेंट इधर की ओर आएगा, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, और ये क्या होगा जी, पोलर होगा। क्या होगा, ये पोलर होगा। ऐसे ही इन दो डाइपोल के बीच, इन दो डाइपोल के बीच 120 का एंगल है और ये रिजल्टेंट इधर की ओर आ रहा है। यहां पर भी डाइपोल जीरो नहीं होगा, दैट मींस ये भी क्या होगा, पोलर होगा। अब देखिए तीनों डाइपोल एक दूसरे से कितने के एंगल पे है, 120। क्या क्या ये हमको BF3 की याद दिलाता है क्या भाई, बिल्कुल याद आना चाहिए BF3 का। और दो डाइपोल के बीच जब 120 का एंगल होता है ना, तो इन दो डाइपोल का रिजल्टेंट इधर की ओर आता है, जो कोई भी एक बॉन्ड के डाइपोल के बराबर होता है। तो ये हो गया म्यू आर, म्यू रिजल्टेंट, और इसका डाइपोल इधर है। तो दोनों डाइपोल के बीच, दोनों सेम डाइपोल के बीच अब 180 का एंगल हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। मैंने कंडीशन और बताए हैं पिछली वीडियो में, आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। अब सेम सेम ग्रुप इधर लगा था, क्लोरीन क्लोरीन, तो जीरो हो गया था, है ना। लेकिन यहां पर सेम सेम ग्रुप लग रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की ओर दे रहे हैं। मतलब डाइपोल का मोमेंट क्या है भाई, डाइपोल का मोमेंट इधर है, ये पॉजिटिव है, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यहाँ फील्ड इफेक्ट लगेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। ऐसे ही इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो दोनों डाइपोल एक दूसरे की ओर है ऐसे। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ये क्या होगा भैया, पोलर होगा। ऐसे ही ये देखो XeO2F2, तो XeF2 और O2, तो भाई ये दो डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये दो डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। इनका रिजल्टेंट इधर की ओर आएगा, ये क्या रहेगा, पोलर रहेगा। ऐसे ही ये मॉलिक्यूल पोलर रहेगा, ये भी पोलर रहेगा। क्यों पोलर रहेगा, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे है यार, ये ऐसे, इसलिए क्या रहेगा, ये पोलर रहेगा। चलो अब नोट लिखा हुआ है, नोट में क्या लिखा हुआ है देखेंगे ध्यान से। इधर नोट में क्या लिखा हुआ है देखेंगे। अगर दो ग्रुप सेम सेम है, कौन कौन से, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, और इधर भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, मतलब क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन या आयोडीन आयोडीन है। इस कंडीशन में डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए मैं इसको वाइप कर रहा हूं, कोई लिखने के लायक तो चीज वैसे नहीं है। ठीक, अगर कोई आप लोगों को कुछ मैं लिखा रहता हूं, उसको लिखने की जरूरत रहती है, तो सर थोड़ा सा लिख रहे हैं करके मेरे माइक खोल के बोल दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। बाकी जरूरत तो नहीं है यहाँ पे। चलिए आइए आगे। अब अगर जो ग्रुप है जी, जो ग्रुप है वो ये जी जी मतलब होता है ये ग्रुप है, कोई भी ग्रुप OH OH हो,
या OR हो, या हेलोजन के अलावा कोई भी ग्रुप, दो सेम ग्रुप लगे, तो हमारे माइंड में ये चीज आना चाहिए कि वहां डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो अपोजिट साइड नहीं होगा। इन दोनों ग्रुप में डाइपोल मोमेंट जो जीरो कब होता है, जब दोनों ग्रुप का डाइपोल क्या होता, बिल्कुल अपोजिट होता। अब किसी में भी डाइपोल अपोजिट साइड नहीं जाएगा भाई। जैसे CHO की बात करें तो CHO में तिरछा जाता है ऐसे, ये इधर, ठीक, और एक हो जाएगा ये इधर की ओर, तो ये डाइपोल इधर की ओर हो जाएगा, ये डाइपोल इधर, दोनों के बीच 180 का एंगल नहीं बनेगा यार। और ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें रोटेशन है, क्या पता CO जो ग्रुप है, ये जो CO ग्रुप है वो इधर हो जाए, है ना, इधर हो जाएगा तो डाइपोल इधर की ओर आ जाएगा, ठीक। तो इन किसी भी कंडीशन में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, मतलब ये सारे के सारे कंपाउंड क्या होंगे, पोलर होंगे, सारे के कंपाउंड क्या होंगे, पोलर होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा सबसे कम किसमें होगा, ये पूछा गया है। चलिए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं भाई। इन दो डाइपोल के बीच का एंगल कितना है, 60 है। इन दो डाइपोल के बीच का एंगल कितना है, 120 है। और ये डाइपोल, इसका डाइपोल क्या है जी, जीरो है। अभी देखे हैं हम लोग, ट्राइगोनल प्लेनर जैसा स्ट्रक्चर बन गया, तो इसका डाइपोल क्या है, जीरो। अब हम लोगों ने पढ़ा है म्यू, डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब अगर थीटा कम हो तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे लिख लिया करो, नहीं समझ आता ना कई चीज, अगर थीटा कम है तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा। तो थीटा यहाँ कितना है, 60 डिग्री है, यहाँ 120 डिग्री है, तो थीटा कम किसका है, इसका, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा। 1 2 3 ये आ जाएगा भैया। चलो आ जाओ यहाँ पे, फिर देखो यही सिस्टम है, 120 का एंगल तीनों के बीच, यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। अब देखो इन दो डाइपोल के बीच 120 का एंगल है, तो इनका एक रिजल्टेंट बनेगा, ठीक। यहां पे देखना, इन दो डाइपोल के बीच 120 का एंगल है, तो इसका एक रिजल्टेंट बनेगा, प्लस ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल की, ये जो डाइपोल अभी, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है डाइपोल, इस डाइपोल और इस डाइपोल का रिजल्टेंट जो डाइपोल है, वो इस कार्बन क्लोरीन के डाइपोल के क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। पैरेलल होता है तो जब दो डाइपोल, सेम डाइपोल पैरेलल होते हैं ना एक दूसरे के, ऐसे पैरेलल होते हैं, तो क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट डबल हो जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट डबल, तो तीसरे का सबसे ज्यादा, फिर पहले का, फिर दूसरे का, तीसरा पहला दूसरा। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है भाई, आपको मेरे कॉपी में ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा, बहुत पहले की है ये, तो एज एग्जाम में आए हुए, सेट में, नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में। चलिए आगे आइए, अब आगे आइए। चलो देखिए, यहां पे क्या बोल रहे हैं, चार्ज सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है। क्यों चार्ज सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ज्यादा क्लोरीन लगेगा, तो चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस पे, दो क्लोरीन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, क्लोरीन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसके कारण से डाइपोल मोमेंट कम होते जाता है। ठीक है भाई, ये चीज है, ठीक, ये ऐसा। और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, ठीक। अब फिर NH3 और NF3 में किसका ज्यादा होगा, इसको थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करता हूं। देखना इसमें क्या होता है, ये नेगेटिव पोल है और ये है पॉजिटिव पोल। ये क्या है, पॉजिटिव पोल है, ठीक। तो यहां पे देखना, मैं डुअल कलर यूज कर रहा हूं, तो इसको इसके साथ, चलिए।
तो ये जो लोन पेयर रहता है ना, तो लोन पेयर में जो डायरेक्शन रहता है, लोन पेयर में जो डायरेक्शन रहता है वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। ये देखो इधर की ओर, मतलब ये लोन पेयर वाला डाइपोल का है। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक। ये अमोनिया का हो, ठीक। अब देखो मैं बना रहा हूं इसका, अब बना लेता हूं NF3। चलो अब यहां पर ये नेगेटिव पोल है, ये क्या है, ये नेगेटिव पोल है। तो नेगेटिव पोल है तो सिर इसके तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पोल है, चार्ज नहीं है, पॉजिटिव पोल बस। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो डाइपोल है जी, ये डाइपोल देखो, ये 3 डाइपोल आपको दिख रहा होगा, और ये चौथा डाइपोल एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, एक ही और हो रहे हैं, अलाइंड हो रहे हैं। तो इसलिए इसका डाइपोल क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डाइपोल अलाइंड होते हैं, इसलिए डाइपोल मोमेंट ज्यादा रहता है। यहाँ पर डाइपोल देखो, ये 3 डाइपोल ये चौथे डाइपोल को क्या करता है, अपोज करता है। देखो इस डायरेक्शन में से जा रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, इसलिए NF3 का डाइपोल मोमेंट NH3 से कम होता है। कई लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरीन लगा है नाइट्रोजन से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अपना जो नॉर्मल केमिस्ट्री वाला दिमाग है वैसी काम करता है, और हम लोग टिक करके आते हैं, फिर पता चलता है हमने तो गलत कर लिया। तो ये कारण है अमोनिया का NF3 से ज्यादा क्यों होता है। तो देखो भैया, अमोनिया का ज्यादा NH3 से। फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या हुआ है, आया हुआ है, ठीक है। चलो एक और इसी में जोड़ देता हूं, HF को क्या नंबर दे दो, 0 नंबर दे दो। मतलब इसको 1 नंबर दिए हैं ना, इसको 2 नंबर दिए, इसको 3 नंबर दिए हैं, और इसको 0 नंबर दे देते हैं, ठीक है। ठीक, अब हम लोगों को ऑर्डर निकालना है, ठीक। तो सबसे ज्यादा जो डाइपोल मोमेंट होगा वो किसका होगा, HF का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन बहुत ज्यादा है भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, चार्ज सेपरेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, HF मतलब 0 का। उसके बाद H2O का, उसके बाद किसका होता है, H2O का होता है, उसके बाद होता है अमोनिया का, उसके बाद होता है NF3 का। ये सेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, NF3। और BF3 भी दिया है, तो BF3 का तो 0 होता है, BF3 का क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0 का सबसे ज्यादा, फिर पहले का, फिर तीसरे का, फिर दूसरे का। BF3 का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं एक्सेप्शनल केस मानता हूं, इसको क्या मानता हूं, ये एक्सेप्शनल केस है, ये आता है। कैसा केस है ये, एक्सेप्शन है। जैसे कि आप ना, मीथेन है जी, चलो इसको वाइप करो यार पहले। मीथेन है जैसे कि, तो मीथेन के एक एच को हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, एक एच को हटा के एक्स लगा देते हैं, CH3X। अब ये एक्स क्या होगा, एक्स हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हो सकते हैं, ठीक है जी। चलो है ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में यहाँ पर किसका डाइपोल ज्यादा होता है। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसा ही सीक्वेंस आएगा, है ना भाई। फ्लोरोमीथेन जो होगा वो ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बोलते हैं कि क्लोरोमीथेन के केस में डी डोमिनेंट होता है, मतलब जो चार्ज सेपरेशन होता है वो ज्यादा होता है, जिस कारण से डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखना। क्लोरीन वाले का ज्यादा, फिर नॉर्मल हो जाता है सब। क्लोरीन वाले का एक ऑर्डर बस चेंज करना है, फ्लोरीन हम सोच रहे थे उसको क्या करना है, इधर करना है क्लोरीन को, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बाकी नॉर्मल है ऑर्डर।
ठीक, मतलब हम सोच रहे थे क्या आएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन पहले में, फ्लोरीन दूसरे में, फिर ये तीसरा और चौथा में रहेगा। बस इतना याद रखना, ज्यादा इधर उधर का कुछ नहीं करना है। जब भी कभी कोई न्यूट्रल स्पीसीज दे, क्या दे, न्यूट्रल स्पीसीज जिसमें चार्ज नहीं लिख रहा है, और एक में क्या करे, आपको चार्ज बना के दे। क्या बोला मैं, एक स्पीसीज दे रहा है जो न्यूट्रल है और एक स्पीसीज दे रहा है चार्ज बना के, तो हमेशा चार्ज स्पीसीज में, जिस स्पीसीज में जो चार्ज है ना, उसमें धन आयन ऋण आयन बना के दिया है, उसका डाइपोल हमेशा ज्यादा होगा। तो देखेंगे ध्यान से भैया, ये न्यूट्रल है और ये है चार्ज, तो चार्ज वाले का ज्यादा, इसलिए दो ज्यादा एक से। और ये कार्बन इधर कैसे एरो वाला बॉन्ड बनाया है, इसको समझ आता है किसी को, बताऊं, बताना है क्या, बोलो, फिर बताता हूं मैं। देखो यहां पर चार्ज नहीं है, यहां पर चार्ज है, तो यहां पर चार्ज वाले का ज्यादा। इस एरो वाले बॉन्ड को बताना है क्या, मैं पूछ रहा हूं यस भाई। सर। हाँ चलो बताता हूं। ऐसे चीजें नहीं सीखोगे, कब सीखोगे यार, ऐसे लिखे हैं सर ने, ऐसे एरो टाइप का बनाने का मन किया, बॉन्ड को एरो टाइप का बना लिए, करके बना दिए होंगे, ऐसा नहीं है भाई। चलो इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं आप लोगों को, देखेंगे ध्यान से। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो, 4। चार। हाँ, चार होता है, फोर नहीं, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 6 इलेक्ट्रॉन। है ना। हाँ ठीक, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और 4 को इधर रखेगा, है ना। चलो अब थोड़ा पेन का कलर मैं चेंज करता हूं, थोड़ा टाइम लूंगा आप लोगों का। चलो भैया, अब क्या करेगा, कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया है ना। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, दोनों का ऑक्टेट चेक करेंगे। देखो ये जो शेयर्ड पेयर रहता है उसमें क्या है, दोनों का अधिकार है ना, तो वो दोनों के इलेक्ट्रॉन है। तो अपन चेक करते हैं पहले ऑक्टेट किसका, ऑक्सीजन का। तो 4, 2 6 और 2 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है भैया, कंप्लीट है। कैसे, ये 4, 2 6 और 2 8, ठीक, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, सबको समझ आया। चलिए आगे देखिए, अब कार्बन का ऑक्टेट चेक करते हैं, 4 और 2 6, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब क्या करेगा भैया, कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, किसके फॉर्म में मांगेगा, किसके फॉर्म में मांगेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में मांगेगा। किसके फॉर्म में मांगेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में मांगेगा, मतलब मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, बॉन्ड एक बनाना है, तू ही दे इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन से मांग रहा है लेकिन किस, उस पे हक किसका रहेगा, दोनों का रहेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है भाई, कि पैसा एक जने लगाएगा और बिजनेस क्या रहेगा, दोनों को ही का रहेगा, यही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसीलिए बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन, है ना, कि पैसा एक जने लगाए और 2 जने बिजनेस करे, 2 जने फायदा कमाए, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। समझ गए। तो यहां पर क्या हो गया, 2 बॉन्ड नॉर्मल बना लो, ये 2 बॉन्ड नॉर्मल बना था, और तीसरा बॉन्ड कैसे बनेगा, एरो इधर जा रहा है देखो, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से कार्बन की ओर जा रहा है, तो डोनर पे क्या रहता है, डोनर की ओर टेल रहेगा, या सिर किसकी ओर रहेगा, इधर कार्बन की ओर, कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये भैया तीसरा बॉन्ड, इसलिए ऐसे एरो रहता है। कई बार हम लोग बुक में क्या करते हैं, स्कूल में रहते हैं तो समझ नहीं आता है, अरे यार 3 ठो बॉन्ड है, एक तो कैसे क्यों बना दिया है, तो हम लोग इसको ना पेन से बराबर करते थे, गलत है वो। और ऐसे चीजों को, अभी तो आप स्टूडेंट हैं, है ना, और अभी आप कभी स्कूल में कोई पढ़ाते होंगे या आगे किसी को बताना पढ़ाना है, अगर कोई आपको ये चीज पूछ दे और आप वहीं पे थकमरा जाएंगे तो कैसा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे नहीं होना है, अपने को अच्छे से करना है। चलो ये आ गया समझ। ऐसे ही सेम यहाँ का है, जैसे मैंने बताया ना इसका कॉन्सेप्ट, ऐसे ही सेम यहाँ का भी कॉन्सेप्ट है। चलो ये बहुत बढ़िया एक सवाल है, इसको मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूं, देखना।
चलो भैया इधर देखो क्या है ये, यहां पे क्या दिख रहा है इस वाले में, इसको थोड़ा मैं बड़ा बड़ा करके लिखता हूं यार। चलो तो टैब खोल लूं क्या इसके लिए, नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बना के बताता हूं, एक ही सवाल तो है डायपोल। आर्थो मेटा और है पैरा। चलिए चलो भाई, अब यहां पर क्या होगा, डाइपोल मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इधर की ओर, तो डाइपोल क्या हो जाएगा इधर, और नाइट्रोजन जो NO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो डाइपोल क्या हो जाएगा, है ना। फिर ये डाइपोल इधर और ये डाइपोल इधर, फिर ये डाइपोल इधर और ये डाइपोल इधर। अब हमको यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं दिखता है, तो ये क्या है, ये जो डाइपोल बना है ना, डाइपोल क्या होता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, हेड टू हेड और टेल टू टेल सॉल्व करते हैं। वेक्टर को कैसे मैथ्स वालों से पूछना कैसे सॉल्व करते हैं, हेड टू हेड और टेल टू टेल कैसे सॉल्व करते हैं, वेक्टर को पूछना तो कैसे सॉल्व करते हैं, हेड टू हेड और टेल टू टेल, मतलब हेड से हेड को मिलाते हैं और टेल से टेल को मिलाते हैं। ठीक से देखो, तो भैया इसको चुपचाप वहीं रहने देना, और इसको पकड़ के मैं क्या करूं, ऐसे लाऊं। ये देखो, ये दिख रहा है, ये वाला जो इधर गया है और इस वाले को पकड़ के मैं ऐसे लाया हूं, ठीक यहाँ। फिर ये इधर है, इसको चुपचाप पकड़ के इधर लाया हूं। जिसका डायरेक्शन सेम रहता है ना, उसी वाले वेक्टर को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो इस तीनों का डायरेक्शन क्या है भाई, सेम है, नीचे नीचे है, नीचे नीचे नीचे, इसलिए तीनों को पकड़ के शिफ्ट करेंगे। तो ये देखो, इसको पकड़ के इसके साइड में ला कैसे कर दिया, यहां कर दिया। अब यहाँ पे क्या देखना है भैया, थीटा देखना है। यहाँ क्या देखना है, थीटा देखना है। यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है। तो दो डाइपोल के बीच थीटा अगर 0 है, 0 मतलब पैरेलल है, तो सबसे ज्यादा डाइपोल क्या होगा भाई, 0 डिग्री पे होगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट के, डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो ये आ जाएगा तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला आ जाएगा। ये है डाइपोल मोमेंट, आपका खत्म होता है भाई। ठीक ठीक, जिसको कुछ लिखना विखना है, नोट करना है, कर सकते हैं। 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, वापस आते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग फजांस रूल। डाइपोल मोमेंट का उल्टा है फजांस रूल। क्या है देखते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, आयनिक कैरेक्टर इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, सहसंयोजक बंध है, उसमें कितना आयनिक बंध का गुण आ गया है, आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया है, इसको बताता है डाइपोल मोमेंट। जबकि फयांस जो रूल है वो उल्टा बताता है, वो बताता है कि आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है। फयांस रूल क्या बताता है, आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है, इसको बताता है। तो मैं इन दोनों चीजों को इसलिए एक जगह लिखता हूं, एक जगह पढ़ाता हूं। तो देखते हैं भैया फयांस रूल क्या होता है। फजांस लिखा रहता है, लेकिन ये क्या है, फयांस रूल है इसका, या होता है भाई फयांस, है ना, फयांस रूल, फयांस का नियम। ऐसे ऐसे ही ऐसे जॉन टेलर लिखते हैं हम लोग ना, वो क्या होता है, इसको पढ़ते हैं जॉन टेलर। ठीक, चलो आ जाओ। It deals with the covalent character in ionic compound. Covalent character increases as well as polarization increases. मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर तब बढ़ेगा जब पोलराइजेशन बढ़ेगा। हम आएंगे इस पे। तो पोलराइजेशन बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, और इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, आयनिक जो कैरेक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर, सारा चीज लिखा हुआ है और लिखने की जरूरत नहीं आपको। आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है।
पोलराइजेशन फिनोमिना इज एसोसिएटेड विथ टू कॉम्प्लीमेंट्री फिनोमिना। जो पोलराइजेशन फिनोमिना है ना, वो दो जो प्रोसेस है उससे मिलकर बना होता है, या दो चीजों से मिलकर ये बना होता है। पहला होता है पोलराइजेबिलिटी और दूसरा होता है पोलराइजिंग पावर। तो स्टेटमेंट में ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मैंने देखे हैं कि पोलराइजेबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है और पोलराइजिंग पावर किसकी प्रॉपर्टी है, ये भी पूछता है। पोलराइजेबिलिटी मतलब टू बी पोलराइज्ड, पोलराइजेबिलिटी मतलब टू बी पोलराइज्ड, जो खुद क्या हो जाए, पोलराइज्ड हो जाए। और पोलराइजिंग पावर, पावर मतलब वो खुद क्या करने वाला है, कुछ करने वाला है। तो पोलराइजिंग पावर मतलब दूसरे को क्या करेगा, वो पोलराइज करेगा। तो पोलराइजेबिलिटी जो होता है वो प्रॉपर्टी किसका होता है, एनायन का होता है। क्या होता है, एनायन का पोलराइजेबिलिटी। और पोलराइजेबिलिटी मतलब बोल रहा हूं कितना जल्दी वो अपने स्टेप को डिफॉर्म करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूसरी की ओर शिफ्ट करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पोलराइजेबिलिटी। इसी को हम लोग रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे, पोलराइजेबिलिटी थ्योरी। ठीक है भाई, चलो। पोलराइजिंग पावर क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटायन टू पोलराइज एनायन। ये प्रॉपर्टी किसका है, कैटायन जो है, जो एनायन को पोलराइज करने के लिए यूज में आता है। चलो आगे आते हैं। चलिए, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये कैटायन है, ये एनायन है। ये क्या है, कैटायन है और ये एनायन है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसकी ओर क्या होगा, इसकी ओर शिफ्ट होने लगेगा। कैटायन का साइज छोटा है, एनायन का साइज बड़ा है। तो क्या होगा जी, देखना ध्यान से, ये कैटायन है ना, और मैं कलर चेंज करके एनायन ला लेता हूं। ये एनायन है जो ऐसे गोल का था, ऐसे पहले क्या है, ये गोल का है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रहा हूं। अब ये क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफॉर्म। और यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको दिखेगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर दिखेगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। अब इसी का जो न्यूक्लियस है, इसी का जो न्यूक्लियस है, इस एनायन के पास न्यूक्लियस भी तो होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स भी तो होंगे, वो इधर आ जाएंगे, है ना। तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट मतलब ये न्यूक्लियस वाला पार्ट, और ये पहले से पॉजिटिव पार्ट का न्यूक्लियस है। तो दो न्यूक्लियस के बीच में ये क्या दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज का, ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये नेगेटिव चार्ज में जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे है। मतलब कौन सा पार्ट है, ये न्यूक्लियस का पार्ट है। कैसा पार्ट है ये, न्यूक्लियस का पार्ट, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं। अब दो न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आते हुए दिख रही है। हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में क्या पढ़ते हैं भाई, कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन है तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुए रहता है, ऐसे शेयर हुए रहता है। तो इन दो न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होते हुए दिखती है। कैसे दिख रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होते हुए दिखती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी डिफॉर्मेशन के कारण आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। क्योंकि डिफॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा तो एनायन पोलराइज होगा, और एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में आते हुए दिखेगी। और उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। ठीक भाई, ऐसे आप किसी को जब पढ़ाएं, जब समझाएं तो ऐसे बता सकते हैं। ठीक, ये कैटायन है जिसने एनायन को पोलराइज किया, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में आते हुए दिख रही है। आ गई है पूरा नहीं बोलेंगे, आते हुए दिख रही है। इस कारण से बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, शेयर्ड है, ऐसा हम लोग मानते हैं। इस कारण से आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। दिस इज थॉयांस। ठीक भाई, चलो आगे देखो भैया, आगे देखते हैं, आगे आ जाओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। तो पोलराइजेशन ही मेन फिनोमिना है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये अगर आप जान जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये पोलराइजेशन डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, देखो मैं एनायन का साइज बड़ा बनाया था और कैटायन का बनाया था छोटा, तो
कैटायन का साइज जब छोटा होता है, उसको चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो एनायन को जल्दी क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और डिफॉर्म कर देता है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। ठीक भाई, तो एनायन का साइज ज्यादा है तो कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा। तो साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, दोनों पे चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दोनों पे चार्ज क्या होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, यही चीज हम लोग देख रहे हैं। ये देखो कैटायन, ये एनायन का साइज बड़ा और ये वाला छोटू सा है। ठीक, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब है कोई भी Nd10 कॉन्फ़िगरेशन को, मतलब ऐसा आयंस जिसके पास D10 हो, सिस्टम क्या हो, D10, इसको बोलते हैं सूडो इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में क्या रहता है, Np6 रहता है यार, p ऑर्बिटल पूरा भरा रहता है, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। और सूडो इनर्ट गैस में क्या रहता है, d ऑर्बिटल पूरा भरा रहता है, d ऑर्बिटल पूरे से पूरे भरे रहते हैं, मतलब लास्ट जो ऑर्बिटल होता है इनका वो d ऑर्बिटल होता है ना भाई। तो पूरे वो ऑर्बिटल भरे रहते हैं। इस कंडीशन में उस आयन के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के, ये पोलराइजेशन पावर ज्यादा रखता है सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है, आगे लाता हूं मैं इसको। If more than one factor varies, if more than one factor varies, then order of dominancy, सब ऑर्डर ऑफ डोमिनेंसी मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम कैसे कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले क्या करना, चार्ज को देखना है ना, सबसे पहले किसको देखना, चार्ज को। उसके बाद सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कोई D10 वाला सिस्टम है क्या, उसके बाद किसको देखना, साइज को देखना। सबसे पहले किसको देखना है, चार्ज, फिर सूडो इनर्ट गैस, फिर किसको देखना है, साइज को देखना है। जब भी कभी चार्ज और साइज में वेरिएशन होता है, जब भी कभी चार्ज और साइज में वेरिएशन होता है ना, हमेशा चार्ज को आगे कर दिया करो। ठीक है भाई, जो चार्ज में रहता है उसी के पास पावर रहता है ना, साइज कितना भी बड़ा रहे छोटा रहे जो भी है। तो देखो अब पोलराइजेशन बढ़ने से क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। पोलराइजेशन बढ़ने से क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। उसी से मैं बोला था ना, आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर जैसे ही बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर अभी ज्यादा है, मान है पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर कम है। और आयनिक कैरेक्टर कम होता है ना, तो कोई कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी किसमें, पोलर सॉल्वेंट में कम हो जाती है। पोलर सॉल्वेंट मतलब पानी। पोलर सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, अभी डाइपोल मोमेंट पढ़ के आए हैं। पोलर सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है भैया, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट किसका होता है यार, तो जो सॉल्वेंट पोलर है उसमें आयनिक जो सॉल्वेंट पोलर है उसमें आयनिक जो सॉल्ट है वो घुलते हैं, है ना। और जो नॉन पोलर है उसमें क्या घुलते हैं, कोवेलेंट वाले घुलते हैं भाई। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है वो घुलते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर नॉन पोलर होते हैं यार। ठीक है भाई, चलो तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी सॉलिड स्टेट में पढ़ा है कि आयनिक जो क्रिस्टल्स होते हैं NaCl, KCl, CaF2n, बहुत सारे फ्लोराइड, एंटीफ्लोराइड, ऑक्साइड, दुनियादारी जो भी फुटजाइड सब, तो ये सब आयनिक क्रिस्टल्स है। और आयनिक क्रिस्टल्स का या आयनिक सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प। शार्प होने का मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है भाई। ठीक है भाई, ये बहुत स्टेबल होते हैं। ठीक, अब आ जाओ भैया सवालों पे आए, सवाल उठाओ, सवाल बनाओ। इधर देखो,
आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इन द फॉलोइंग पेयर। तो अपन कोई भी एक को निकालेंगे यार, आयनिक निकाल लेते हैं या कोवेलेंट निकाल लेते हैं। हम लोग कोवेलेंट निकालना सीखेंगे। हम लोग जिसको सीखे रहोगे उसी चीज को लगाना, और भले दूसरा उल्टा पूछा हो गया तो रिजल्ट को उल्टा कर देना, है ना। जो पूछा है उसके हिसाब से नहीं, हम जो सीखे हैं, जो मेथोडोलॉजी हम सीख रहे हैं उसके हिसाब से चलोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए इधर, अब देखना भैया, इसमें इन दोनों में देखो, क्लोरीन क्लोरीन मतलब एनायन का साइज क्या है, सेम है। तो कैटायन का साइज जिसमें छोटा होगा वहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया, एनायन का साइज दोनों में बराबर हो गया। तो कौन डिसाइड करेगा कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर को, कैटायन का साइज डिसाइड करेगा। और हमने क्या पढ़ा है, कैटायन का साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो देखो भैया, यहाँ पर सीजियम और लिथियम में कौन छोटा है यार, लिथियम छोटा, तो एक कोवेलेंट कैरेक्टर लिथियम क्लोराइड में ज्यादा होगा। यहां पर देखो दोनों में कैटायन सेम है, दोनों में कैटायन सेम है, तो एन आयन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा। तो एन आयन बड़ा कौन है भाई, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड, आयोडाइड में कौन बड़ा है, आयोडाइड सबसे बड़ा है, तो वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। तो लिथियम आयोडाइड इज मोर कोवेलेंट देन LiCl। ठीक भाई, चलो, तो इसी को सॉल्युबिलिटी में भी आप बना सकते हैं ना, मोर आयनिक मोर सॉल्युबल, लिख लेना भैया, मोर आयोनिक मोर सॉल्युबल। ये चीज याद रखना, कोई भी चीज काम ना करे तो फयांस रूल लगा लिया करो सॉल्युबिलिटी के लिए। अभी सॉल्युबिलिटी का ट्रिक भी देखेंगे, अगर वो भी काम नहीं करेगा ना, ये देखो ये सॉल्युबिलिटी का ट्रिक भी आ गया। तो मोर, कोई भी चीज अगर काम करते हुए ना दिखे तो आप लगा लेना मोर आयनिक मोर सॉल्युबल। आ जाओ भैया आसानी से, इधर है, ऊपर आते हैं। चलो अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। तो एक कैटेगरी है जब कैटायन वेरी करता है, कौन वेरी करता है, कैटायन। कैटायन मतलब हमेशा याद रखना मेटल आयन, कैटायन मतलब मेटल आयन। कैटायन कौन बनाता है भैया, मेटल्स ही बनाते हैं। कैटायन कौन है, मेटल आयन। हमेशा मैं आप लोगों को बोलूंगा, मैं पीडीएफ पहले से भेज दे रहा हूं, और भी मैं अभी तो कुछ एडमिशन वगैरह चल रहे हैं, इस कारण हम लोग थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है कि अपन बेवजह लोगों को पीडीएफ ना शेयर करें, है ना, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है। फिर एक समय के बाद 2-4 दिन के बाद पूरा एडमिशन वगैरह बंद, फिर मैं पीडीएफ वगैरह पहले से भेज दूंगा। मैं अभी 5-7 दिन जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसका पीडीएफ भी अभी भेज दूंगा मैं, है ना। और उसके बाद आप लोग पीडीएफ प्लीज प्रिंट करा के बाइंड करा के रखिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जब ये पढ़ा रहा हूं आप कॉपी खोल के बैठिए इत्मीनान से, टेबल कुर्सी लगा के बढ़िया, सोए सोए नहीं पढ़ना है भाई, टाइम पास नहीं कर रहे हैं अपन, को एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यार। ठीक, तो आप बैठिए, प्रॉपर हाइलाइटर पेन वेन लेके बैठिए, जो चीज नया लगता है, जैसे कि मैंने कैटायन वेरिस को, कैटायन जो है मेटल आयन होते हैं, ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, मेरे को पता था तो मैं नहीं लिखा, आपको नहीं, अगर नहीं पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो लिख लेना। तो आप पेन और वो जो ये पीडीएफ प्रिंट्स हैं उसको लेकर सामने बैठेंगे, उसमें अंडरलाइन करेंगे और पढ़ते चलेंगे यार, बहुत कम समय में सारा सिलेबस हो जाएगा, है ना भाई। चलिए आगे आते हैं अब। तो कैटायन वेरीज, कैटायन मतलब मेटल आयन जब वेरी करेगा तो दो कंडीशन इसमें बनेगा कि जो एल्कली मेटल है या एल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्या है, एल्कली मेटल है या एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल मतलब ये वाला यार, हलीना के रब से फरियाद, मतलब हलीना के रब से फरियाद, कौन सा, एस ब्लॉक फर्स्ट को बोलते हैं एल्कली मेटल, क्षारीय धातुएं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं, इसको बोलते हैं एल्कली मेटल, और इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक, तो ये इसमें एल्कली मेटल का साइज बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, एल्कली मेटल का साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। जब कैटायन वेरी कर रहा है तब की बात है, एल्कली मेटल के साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। इसमें उल्टा होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल में साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। क्या होती है, साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। लेकिन
फ्लोराइड ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के केस में साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक, तो कैटायन वेरी होगा, बिल्कुल लिख के याद करोगे तब होता है, बहुत कंफ्यूज करता है भाई। मैं कई हजार बार पढ़ चुका हूँ इसको, तो इसलिए मेरे को पता है। एल्कली मेटल में साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और इसमें साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होती है, लेकिन फ्लोराइड ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के केस में साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये हो गया कैटायन का वेरिएशन। अब हम देख रहे हैं एनायन का वेरिएशन। एनायन का वेरिएशन मतलब जो नॉन मेटल है ना, जो नॉन मेटल है उसका वेरिएशन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, तो अटैच्ड विथ ट्रांजिशन मेटल, अगर वो ट्रांजिशन मेटल के साथ अटैच्ड है, तो वो किसके साथ अटैच्ड है? ट्रांजिशन मेटल, तो उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। तो वो जब एनायन अटैच होते हैं ना ट्रांजिशन मेटल से, तो साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो देखो ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल के साथ अगर एनायन अटैच्ड है तो साइज एनायन का बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें आ जाएगा। चलो, विथ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो साइज ऑफ एनायन जो बढ़ते जाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ते जाएगा, ऐसा बोल रहा है। लेकिन ये सारे फैक्टर अगर काम नहीं करे तो आप किसको यूज करना? फयान्स रूल को यूज करना, मोर आयनिक मोर सॉल्युबल। बहुत कंट्रोवर्शियल होता है सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी दोनों का कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, है ना। तो ये क्या लिखा है, अभी हम लोग पढ़े हैं, यहां पर कौन वेरी कर रहा है? एनायन वेरी कर रहा है। और एनायन किसके साथ जुड़ा हुआ है? सिल्वर कौन है भाई? ट्रांजिशन मेटल है। सिल्वर कौन है? ट्रांजिशन मेटल है। तो ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है और साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है भाई? कम होता है। इसलिए ऑर्डर में क्या है? 1 2 3 4। फिर देखो यहाँ कार्बोनेट 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 है, मतलब कैटायन क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। कैटायन क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो और ये मेटल कौन से है भाई? एल्कली मेटल है। कौन से मेटल है? एल्कली मेटल है। सोडियम, रुबिडियम और पोटेशियम है। तो इसमें क्या होता है? साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? साइज बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो रुबिडियम का साइज सबसे बड़ा है, उसके बाद पोटेशियम का है, उसके बाद सोडियम का है। 1 2 3, तो रुबिडियम 2 सबसे ज्यादा, फिर पोटेशियम 3, उसके बाद ये बन गया 1। ठीक भाई, ये क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी का। आते हैं हम लोग अब थर्मल स्टेबिलिटी। आते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब तापीय स्थायित्व बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तापीय स्थायित्व। तापीय स्थायित्व क्या होता है? तो 2 टाइप्स ऑफ एटम, अगर 2 टाइप के एटम है तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, है ना भाई। तो जैसे कि 2 टाइप के एटम मतलब मेरे HF है, HCl है, HBr है और HI है ना जी, ये है। तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन का साइज सेम है, जबकि क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जिसका साइज छोटा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो साइज जिसका छोटा रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये कम तो ये ज्यादा, तो साइज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। इसलिए ये हो जाएगा HF, HCl, HBr, HI। तो ये हो जाएगा जब 2 टाइप के एटम रहे तब की बात है। अगर 2 से ज्यादा टाइप के एटम, 2 से ज्यादा टाइप के एटम है तब क्या देखेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक पोटेंशियल। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक पोटेंशियल। और आयनिक पोटेंशियल क्या होता है भाई? चार्ज अपॉन रेडियस। क्या होता है? चार्ज अपॉन रेडियस। ठीक, अब देखते हैं चार्ज अपॉन रेडियस। तो इसको यहां पे रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये थर्मल स्टेबिलिटी इज इक्वल टू, ये यहां पे जाएगा चार्ज अपॉन रेडियस, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेडियस अपॉन चार्ज। क्या हो जाएगा? रेडियस अपॉन चार्ज, क्योंकि 1 अपॉन क्या है भाई? 5,
आयनिक पोटेंशियल। अब जब भी कभी मैं बोला हूं चार्ज और, जब भी कभी चार्ज और रेडियस में जाओगे तो हमेशा चार्ज इज डोमिनेंट ओवर रेडियस, चार्ज इज डोमिनेंट ओवर रेडियस। चलिए आगे आइए, बनाते हैं। चलो, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी में देख लो भाई, साइज यहां पर क्या दिख रहा है, दो से ज्यादा टाइप के क्या है भाई, ये दो से ज्यादा टाइप के एटम है ना, रूबिडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, दो से ज्यादा टाइप के एटम है। तो हम क्या बोले हैं, हम क्या बोले हैं कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज दोनों वेरी कर रहा है ना। तो देखो चार्ज देख लो, इसमें एक पॉजिटिव, इसमें भी एक पॉजिटिव होता है, इसमें भी एक पॉजिटिव। अब इसमें एक पॉजिटिव क्यों होता है ये मत पूछना, मैंने बताया हुआ है जब मैंने फर्स्ट क्लास इनऑर्गेनिक का लिया था, वहां पर जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एस ब्लॉक 2 जो एलिमेंट्स होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसलिए यहाँ पर +1 चार्ज है, तो चार्ज तो वेरी नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, साइज। साइज जिसका छोटा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, साइज जिसका छोटा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। एक मिनट रुको, कॉन्ट्रडिक्ट थोड़ी कर रहा है। चार्ज अपॉन रेडियस, रेडियस है ना, तो रेडियस अपॉन चार्ज हो जाएगा। एक मिनट, रेडियस अपॉन चार्ज मैंने उल्टा लिख लिया था उसको। थर्मल स्टेबिलिटी इज इक्वल टू रेडियस, मतलब रेडियस अपॉन चार्ज, चेंज करना भूल गया था। चलिए, तो यहां पर चार्ज तो वेरी नहीं कर रहा है, क्या नहीं वेरी कर रहा है, चार्ज वेरी नहीं कर रहा है, रेडियस कर रहा है। तो अब रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, थर्मल स्टेबिलिटी, जिसका साइज बड़ा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये देखो भाई, ये दूसरा तीसरा पहला, इसका साइज बड़ा है, फिर इसका दूसरा तीसरा पहला, फिर इसको मैंने बता दिया है साइज, दो टाइप के एटम होते हैं तो सिर्फ साइज से करेंगे, साइज जिसका छोटा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर ये भी दो टाइप के एटम हैं, ऐसे जाएंगे हम लोग, ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन। चलिए, अब इस वाले क्वेश्चन में देखना, पहले हम लोग क्या देखेंगे, चार्ज और साइज दोनों वेरी हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम में +2 है और कैल्शियम में भी +2 है। तो चार्ज जिसका ज्यादा रहता है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या रहती है, कम रहती है। तो दूसरा और चौथे की थर्मल स्टेबिलिटी इसलिए कम है, और पहले और तीसरे में क्या है, +1 चार्ज है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसमें भी साइज जिसका बड़ा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, तो तीसरा मतलब सोडियम का साइज बड़ा है इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी तीसरे का ज्यादा, फिर पहले। फिर आते हैं +2 वाले चार्ज में, +2 वाले चार्ज में दो है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम में साइज किसका बड़ा होता है, कैल्शियम का, इसलिए चौथे का थर्मल स्टेबिलिटी दूसरे से ज्यादा होता है। फिर ये दो टाइप का एटम है, H2O, H2S, ऐसे ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरम, तो 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। चलो आगे आते हैं, आगे आ जाओ। चलो, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पूछ रहा है, तो सभी में क्या है भाई, सभी में दो टाइप के एटम है ना, दो टाइप के एटम है। इसमें जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है, तो यहाँ पे चार्ज +1 है, ये +2 है ना। चार्ज जिसमें ज्यादा रहता है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या रहती है, कम, इसलिए चार्ज कम है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये पहला हो गया। इन दोनों में कैसे सॉल्व किए हैं, इन दोनों में कॉपर और जिंक में, कॉपर और जिंक में देखना, जो कॉपर और जिंक का जो है कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है, दोनों क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस, दोनों क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस है। इसमें जिंक का जो रेडियस रहता है थोड़ा सा कॉपर से ज्यादा रहता है, इसका आयनिक रेडियस थोड़ा एब्नॉर्मलिटीज रहती है। इस कारण से यहाँ पर Zn की जो थर्मल स्टेबिलिटी है
वो कॉपर सल्फाइड से ज्यादा होती है। अब आते हैं फॉर्मल चार्ज पे। तो फॉर्मल चार्ज, इसको बिल्कुल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। फॉर्मल चार्ज क्या है? जो दिखता है। क्या होता है? जो दिखता है वही क्या है? फॉर्मल चार्ज। जो आपको दिखता है ना वही फॉर्मल चार्ज है। तो फिर भी कैसे निकालते हैं देखते हैं भाई। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस N माइनस हाफ V। ठीक, आसानी से फॉर्मूला वगैरह मिलता नहीं है, इधर उधर अपन निकालना चाहें तो V क्या है? वेलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसका? जिसके ऊपर चार्ज निकालना है। V क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसका? जिसके ऊपर चार्ज निकालना है। N क्या है? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, है ना? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन नॉट पेयर करके लिखा हुआ है। टोटल इलेक्ट्रॉन लिखना भाई, लोन पेयर नहीं लिखना है, अपन को टोटल इलेक्ट्रॉन लिखना है। अब नंबर ऑफ बी क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन पे निकालना है यार चार्ज, है ना? तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन पे कुछ बचे हैं क्या? नहीं बचे हैं, तो 0। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी कार्बन के? 8 है यार। बॉन्ड बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास? 8। तो डिवाइड करोगे 4 माइनस 4 तो चार्ज क्या आएगा? 0। अब देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 क्या है भाई? ये जो लोन पेयर है, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिखा। अब नाइट्रोजन के अब नाइट्रोजन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो बॉन्डिंग कितने हैं भाई? 6 हैं। ये लोन पेयर को मत गिनना भैया, उसको लोन पेयर में भगा दिए नॉन बॉन्डिंग। तो 3 बॉन्ड बनाए हैं, 2 और 2 4 और 2 6। तो यही क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 6 माइनस 2, है ना? तो क्या हो जाएगा भैया? 6 डिवाइडेड बाई 2 3, माइनस 3 माइनस 2 -5, -5 और -5 0। इसलिए अमोनिया के नाइट्रोजन पे चार्ज नहीं रहता है, सीधी बात। चलो आ जाओ आगे आओ। फिर से। अब निकाल। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? हाँ, नॉर्मल चार्ज को एक बार फिर। हाँ फिर से बताना है। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दिक्कत कहाँ पे है? फॉर्मल चार्ज मतलब होता है जो चीज दिख रहा है ना चार्ज, उसी को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम में निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जिस एटम पे निकालना है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं, और उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? निकालते हैं, तो हमको चार्ज निकल जाता है। देखिए मैं ये ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। देखना ध्यान से, आप एकदम ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे बता रहा हूं। ये पहले ऑक्सीजन पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, इस पे पहले ऑक्सीजन, ठीक है? तो पहले ऑक्सीजन का ये पूरा चिट्ठी पत्री मैं लिख देता हूं इधर। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया है और 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास ऐसे बचे। चलो, तो पहले ऑक्सीजन के पास, जो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कितने हैं? 2 लोन पेयर है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये देखो भाई, ये बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड बनाए तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? 4। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 माइनस 4 बटे 2, तो 2 6 माइनस 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 6, ये काटोगे 2 कटेगा ना, -4 और -2 कितना हो जाएगा? -6। 6 माइनस 6 0। इसलिए इस वाले ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं रहता है। चलो अब आते हैं दूसरे ऑक्सीजन। अब आते हैं किस पे? दूसरे ऑक्सीजन पे। तो दूसरे ऑक्सीजन का कंडीशन भी मैं लिख देता हूं। चलो ये ऐसे दिखता है। चलो, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो कितने रहते हैं इस पे? ऐसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2। इस कंडीशन पे अगर देखो 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इधर शेयर किया है ना? और 2 इधर दिया है, तो 2 अपने पास बचाएगा ना यार। 2 इधर शेयर किया है, 2 इधर है, तो 2
अपने पास बचाएगा, तो एक क्या आ जाता है इसके पास, लोन पेयर आ जाता है ना। अब लोन पेयर आ गया है जी, लोन पेयर आ गया है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, कितना बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6। अब निकाल लो चार्ज, कितना आ जाएगा, +1। इसीलिए ओजोन के ऑक्सीजन पे अगर इसको हटा देते हैं, इस एरो को हटाते हैं, तो इस पे पॉजिटिव आता है, इस पे क्या आता है, नेगेटिव। अब तीसरे ऑक्सीजन का देखेंगे जी, तीसरे ऑक्सीजन का देखते हैं। अब देखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 6 क्या है, नॉन बॉन्डिंग, मतलब इसके पास ऐसे ना 3 लोन पेयर है, तो 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एक ही बॉन्ड ये बनाया है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखना 2/2। तो क्या हो जाएगा, 6 - 1 -7 हो जाएगा, 6 - 7 क्या आ जाएगा, -1। इसीलिए इस दूसरे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और दूसरे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और तीसरे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। यहां तक समझ आया। आगे आते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बिल्कुल 11th-12th का कॉन्सेप्ट है भाई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है और सेट में इससे ज्यादा आता भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल वगैरह हम लोग इसी को यूज करके बाद में जब हम लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल और उसके ट्रांजिशंस निकालेंगे, जिसमें हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, डेल्टा, पाई, पाई, सिग्मा। किसका माइक चालू है भाई, किसका माइक चालू है, चलिए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताता है, जैसे एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्या लिखा है, जैसे एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। दो जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ना, दे में बी सेम और डिफरेंट, मतलब दो पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्बिटल हैं वो सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। The combination of atomic orbitals follow a definite pattern known as LCAO method. LCAO method को क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल अभी कंबाइन होने वाले हैं ना, वो क्या फॉलो करते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आगे, द नंबर ऑफ फॉर्म्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। हम लोग ये जानते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा हम 3 रूल यूज करते हैं, अफबाउ, हुंड्स और पाउली का। क्या क्या यूज करते हैं, अफबाउ, पाउली और हुंड्स। प्रिंसिपल को स्पेलिंग गलत लिखा है, ऐसे रहता है, ठीक। अफबाउ, पाउली और हुंड्स का रूल हम लोग यूज करते हैं। क्या क्या बताया मैंने, जैसे एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जितने ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। दो कंबाइनिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, ठीक है भाई। इनका नंबर जो है वो सेम रहता है, जितना कंबाइन होगा उतना बनेगा। इनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए अफबाउ, पाउली और हुंड का रूल हम लोग यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में, एसर्शन रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन आता है भाई स्टेट लेवल एग्जाम में। देख लो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर निकाल के देख लो, आप लोग सेट के पुराने क्वेश्चन पेपर देख लो, 17 का जो क्वेश्चन पेपर है वो तो एसर्शन रीजन से पूरा भरा हुआ है, 25-30 क्वेश्चन उसी के, ठीक। तो थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, सेट में थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। आ जाओ भैया, अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स सीखते हैं हम लोग। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट मींस एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ
वेव फंक्शन ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। चलो, तो दो ए और बी कोई एटम है जो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ए और बी क्या है, एटम है जो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इनका वेव फंक्शन किसमें लिखेंगे, साइन ए बी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है एडिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव का मतलब होता है एडिटिव ओवरलैपिंग और नेगेटिव का मतलब होता है सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव का मतलब होता है एडिटिव ओवरलैपिंग और नेगेटिव का मतलब होता है सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारा चीज पढ़े हुए हैं आप लोग। चलिए, तो एडिशन या एडिटिव ओवरलैपिंग या एट्रैक्टिव ओवरलैपिंग में क्या होता है, ये दोनों के बीच पॉजिटिव साइन आता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ऑफ लोअर एनर्जी एनर्जी एंड हाईएस्ट स्टेबिलिटी। तो बॉन्डिंग एडिटिव ओवरलैपिंग से आपका क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है जिसकी एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा है। जस्ट उल्टा इधर है, सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग में इधर क्या बनता है, इसको साइड स्टार से दिखाते हैं, इधर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम होती है। जैसे कि देखना, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच ये एडिटिव ओवरलैपिंग हुआ है, तो ये क्या बन गया है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया है। क्या बन गया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे बन गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना भाई, ये न्यूक्लियस है और ये छोटा सा ये न्यूक्लियस है। और ये क्या होता है बोल रहे हैं, ये जीरेड होता है। जीरेड मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री है भाई, इसमें क्या है, इसमें ये जीरेड है। जी स्टैंड्स फॉर जीरेड, इसको यूज करेंगे आगे इनऑर्गेनिक में। तो ये क्या होता है, जीरेड मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ इसको, देखो हम देखते हैं। अब देखो भैया, ये देखो, ये दो एक कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे है। तो दोनों तरफ जाने पर सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं हम लोग, किसी बीच में खड़े हो जाओ और चारों तरफ को देखो, इधर भी सेम इधर भी सेम, मतलब जो इन्वायरमेंट है 180 डिग्री में वो सेम सेम मिलना चाहिए। इधर इधर सेम सेम, इधर इधर सेम सेम। तो यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना, आई बोलते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मतलब ये क्या है भाई, ये जीरेड है। और ये कैसा ऑर्बिटल है, सिग्मा बीएमओ है, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ पर एस एस ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पी पी ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हो रहा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जीरेड। ये देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव का है, देखो भाई, एक तो दोनों का साइन मिलना चाहिए, दोनों का साइन साइन क्या होना चाहिए, सेम, प्लस ये वाला साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तब क्या होता है, एडिटिव ओवरलैपिंग। अदरवाइज कोई भी एक कंडीशन चेंज हुआ तो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। तो ये पॉजिटिव है लेकिन ये साइन नेगेटिव है, इसलिए सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि नहीं मिलेगा इनका वेव फंक्शन एक दूसरे से, तो ये एक दूसरे के लोग इससे थोड़े दूर जाने लगेंगे, दूर जाने लगेंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, और बीच में जो जगह ऐसे बच जाएगा खाली जगह, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नोडल प्लेन बोलते हैं। नोडल प्लेन वह जगह होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, संभावना होती है, वो लगभग लगभग 0 होती है, या बोलते हैं सबसे कम होती है। ठीक, तो ये होता है अनजीरेड, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऐसे ही इस ऑर्बिटल में ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो देखो ये वाला लोब थोड़ा बड़ा हो जाता है ऐसे, ये बड़ा छोटा और ये छोटा ऐसे बड़ा। ठीक, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव। ऐसे हम लोग बनाते हैं। कैसे किया, मैं इस वाले पार्ट को छोटा कर दे रहा हूँ, ये देखो छोटा, इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट ऐसे बड़ा, ये छोटा, फिर ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन या पॉजिटिव। ये फिर आगे आते हैं, जो दो पाई ऑर्बिटल है, दो मतलब पी ऑर्बिटल है, उसमें अगर
पाई बॉन्डिंग होता है, पाई बॉन्डिंग होता है ना, पाई बॉन्डिंग होता है। तो ये प्लेन है ना, उसके ऊपर और नीचे, प्लेन के ऊपर और नीचे रहते हैं पॉजिटिव लोब और नेगेटिव लोब, है ना भाई, दो टाइप के वेव फंक्शन वाले लोब ऊपर नीचे रहते हैं। देखो ये क्या है, अनजीरेड है, यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और ये वही ऑर्बिटल है जिसको इस एक्सिस से घुमाने पर इसका क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जिसको एक्सिस के थ्रू ऐसे रोटेट करने पर उसका साइन चेंज हो जाता है करके क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो कौन सा ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल है। ये अनजीरेड होता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब आते हैं हम लोग सबट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। सबट्रैक्टिव ओवरलैपिंग मतलब ये दोनों लोग एक दूसरे से क्या होने लगेंगे, दूर जाने लगेंगे। तो इधर वाले लोब में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसको मोड़ लेना बस, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। अब देखो इन ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज मतलब एक दूसरे से क्या होगा, देखो ये एक दूसरे से क्या होने लगेंगे, ऐसे दूर जाने लगेंगे। तो यहाँ पे देखना ये और ये एक दूसरे से नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर आके 180 इधर मूव करते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव, 180 इधर मूव करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव। मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग क्या है भैया, जीरेड है। पाई एंटी बॉन्डिंग क्या है, जीरेड है। अब यहीं से हम लोग ये एक चीज सीख सकते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग। चलो एक ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं, एक चीज को याद रखना, फिर उल्टा करते जाना। क्या याद रखोगे, सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड, सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड। अब इनका उल्टा जस्ट फॉलो करेगा पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग अनजीरेड और पाई एंटी बॉन्डिंग। तो एक चीज को याद रखना, उसको उल्टा कर देना। ये याद रखना सिग्मा पाई का उल्टा होता है। और एक ही बात याद रखना कि सिग्मा बॉन्डिंग बस जीरेड होता है, बाकी कुछ भी याद मत रखना। सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड, पाई बॉन्डिंग अनजीरेड तो पाई एंटी बॉन्डिंग जीरेड, बस इतना याद रखना। चलिए आगे आ जाओ। चलिए तो यहाँ पर डी पाई ओवरलैपिंग हुआ है, पाई बॉन्डिंग बना है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग हुआ है, वही क्या हुआ है, एंटी बॉन्डिंग हुआ है यार, पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक, ज्यादा टाइम पास नहीं करने का इसमें। ये एस यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तीन टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। इन तीन टाइप के क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। बॉन्डिंग मतलब दोनों में पॉजिटिव ओवरलैपिंग होता है। तो यहाँ पर एस जो है इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग इंटीग्रल बोलते हैं भैया। ओवरलैपिंग इंटीग्रल जीरो से ज्यादा मतलब क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, एडिटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो ओवरलैपिंग इंटीग्रल जीरो से ज्यादा किसमें होता है, बॉन्डिंग में। और नॉन बॉन्डिंग में क्या होता है, ओवरलैपिंग इंटीग्रल जीरो। देखो भाई ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, 90 डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल। ये आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, एक दूसरे का इंपॉर्टेंट भी है। एक दूसरे के नॉन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। और नॉन बॉन्डिंग कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है, मतलब वहां पर ओवरलैपिंग इंटीग्रल क्या होगा भैया, जीरो होता है। ठीक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब नेगेटिव में जाएगा। तो ये क्या है भाई, एस इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। ये उसी को लिखा है, एस ओवरलैपिंग इंटीग्रल है। एक फॉर्मूला लिखता है यहाँ पे, which of the following set of orbital is ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल कौन होगा, जिसमें बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, ओवरलैपिंग इंटीग्रल ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्सिस मैच कर रहा है, बिल्कुल एक ही एक्सिस में आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, नॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, मतलब यहाँ पर इंटरेक्शन तो होगा। ये ओवरलैपिंग इंटीग्रल लेस देन जीरो। और यहाँ पर देखो ये इसका एक्सिस इस ऑर्बिटल का,
ये इसका एक्सिस दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर, तो ये H इज इक्वल टू 0, इसी को बोलते हैं हम लोग ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं भाई। ठीक है, चलिए नोट करना है तो कर लीजिए। चलिए आगे आते हैं। जब भी कभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं ना जी, तो क्या होता है, इधर क्या लिखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इधर क्या लिखेंगे, नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीच में क्या आएगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर में क्या आएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एनर्जी का ऑर्डर बना सकते हैं क्या, एनर्जी का ऑर्डर पूछ दे आपको तो क्या बोलोगे, एनर्जी का ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा, एनर्जी क्या है भाई, ये ई है, ये एनर्जी ऊपर है सबसे ज्यादा। इधर देखो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एनर्जी का ऑर्डर। चलिए आगे आते हैं, आगे आते मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज्यूमिंग जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोल रहे हैं। तो सिग्मा 1s इसको नाम है, आप लोगों को थोड़ा सा इलेबोरेट करके बनाता हूं जी, है ना। तो P2s 21 21, ठीक। चलो इसको थोड़ा मैं आप लोगों के लिए अलग ये बना के एक बार बताता हूं। तो ये क्या होगा, ये 1s, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल 1s और ये एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1s, और इसको बोलेंगे हम लोग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ऐसे ही सेम टू सेम 2s बनेगा, ऐसे ही सेम टू सेम, समझ गए मेरी बात, ऐसे ही सेम टू सेम 2s बनेगा, मतलब 2s 2s, ये सिग्मा बॉन्डिंग 2s, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, तो ये 1s 1s और ये 2s 2s। अब बनाते हैं इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर 2p बनेगा, तो मैं ऊपर तो नहीं बना पा रहा हूं, तो इधर 2, ये 2p बना रहे हैं, 2p और, ठीक है चलो, तो ये 2 1 और इधर भी 2 और 1, चलो ठीक। ये क्या है, पाई 2px, ये पाई 2py और ये सिग्मा 2pz। pz एक्सिस को क्या माने हैं हम लोग, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माने हैं, इसलिए सिग्मा बॉन्ड pz बनाएगा भाई, जेड एक्सिस को मानेंगे। ये क्या है, पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। और यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं लिखता हूं बढ़ते हुए एनर्जी के ऑर्डर पे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से लिख रहा हूं,
देखो लिख रहा हूं, कौन है सबसे कम एनर्जी का? सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर आगे आ रहा हूं मैं, कौन है? पाई 2px, उसकी एनर्जी बराबर है पाई 2py से ऐसे, फिर सिग्मा 2pz, फिर आगे आए कौन आ जाएगा? पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और सबसे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार 2pz। इसको नोट कर लें। देखो ये नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, उसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख लो भाई, नोट कर लो, आप लोग नोट कर लो, ब्रेक ले लो नोट करने। चलो भाई नोट कर लिए। अब आते हैं अपने पुराने जगह पे। ये देखो, इसी को मैंने लिखा है सिग्मा 1s, फिर बढ़ गया सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px बराबर है पाई 2py, फिर बढ़ गया 2pz, फिर बढ़ गया 2px बराबर है 2py के, फिर सबसे ज्यादा सिग्मा स्टार 2pz। ये कहां तक बनाओगे आप लोग? ये नाइट्रोजन तक, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन तक आप लोग करेंगे। उसके बाद ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज आता है। ऑर्डर में क्या आता है? थोड़ा सा चेंज। ये यहां तक तो सेम रहेगा, यहां तक क्या रहेगा भैया? सेम रहेगा, है ना? यहां तक तो सेम रहेगा पूरा, है ना? चलो देखो चेंज कहां आता है उसको देख। चेंज कहां आता है? पी ऑर्बिटल में। ये जो s 1 s 2 s तो बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। चेंज क्या आ रहा है? देखो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? p ऑर्बिटल जैसे चालू हुआ है ना, ये p वाले को देखना भाई। p ऑर्बिटल दो ठो एक साथ, एक ठो एक साथ, दो ठो एक साथ, एक ठो एक साथ, ऐसा है ना? कैसे कैसे बना था? 2 1 2 1, क्या था? 2 1 2 1। ये ट्रिक है भाई। 2 1 2 1 रहता है नॉर्मली, कहां तक? नाइट्रोजन तक, या दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेना। किसका मतलब? C2 है, B2 है, N2 है, दोनों के इलेक्ट्रॉन मतलब 6 6 12, यहाँ पर 5 5 10, यहाँ पर 7 7 14। इस कंडीशन में 14 इलेक्ट्रॉन तक ये फॉर्मूला चलता है। 14 से ज्यादा जैसे हो गया, वहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बढ़ने से सिग्मा 2pz ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है। यहां पर या 2pz नीचे आ जाता है। इस कंडीशन में बस क्या होगा? 1 2 2 1, ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है, ये दोनों बस में चेंज होगा। तो नीचे का जो 2pz है ना, मतलब वो नीचे आ जाएगा, इस वाले का इस पार और इस वाले का इस पार। बस कब? जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए सिस्टम। बस इतना याद रखना है। अब ट्रिक है आप लोगों के पास। क्या ट्रिक है? टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ लेना। किसका? एटम का टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ लेना और बॉन्ड ऑर्डर आपका मिल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा है यार, बॉन्ड ऑर्डर कितना बॉन्ड बनाता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, एन बी एन माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 2, दोनों एक ही है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को घटाओगे, 2 से डिवाइड करोगे, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं। देखो भैया, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन को क्या बनाना? बेस बनाना। 14 इलेक्ट्रॉन को क्या बनाना? बेस बनाना। अब 14 इलेक्ट्रॉन से इधर जाओगे एक एक इलेक्ट्रॉन, तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर को कम करते जाना। 14 इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा कम होते जाएगा तो भी बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 कम करते जाना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो आधा बॉन्ड ऑर्डर कम होगा ना। तो इधर जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा तो भी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम करते जाना, और इलेक्ट्रॉन कम होते जाएगा तो भी बॉन्ड ऑर्डर कम करते जाना। और 14 में 3 रहेगा, इस बात को याद रखना। बस यही ट्रिक है, इससे सवाल बन जाएगा।
ठीक है भाई। चलो, तो यहां पर देखना H2 मॉलिक्यूल जो है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, एक है। H2 प्लस में एक H को हटा देना तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0.5, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा यहाँ। H2 2 माइनस, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। H2 2 माइनस में भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 5। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, H2 प्लस और H2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा सेम रहेगा 0.5, लेकिन स्टेबिलिटी बोले, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा रहेगा, H2 प्लस का रहेगा, क्योंकि जितने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। चलिए आगे आते हैं। तो आपको यहीं पर डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बताता हूं मैं। देखो तो इधर H2 मॉलिक्यूल है, ये H2 है ना, क्या है ये, H2 मॉलिक्यूल है। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको, डायामैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति चुंबकीय। क्या बोलते हैं जी, प्रति चुंबकीय। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अणुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक मतलब अणुचुंबकीय। अब होमोल्यूमो यहीं पे सिखा देता हूं आप लोगों को। होमोल्यूमो, होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वह ऑर्बिटल जो सबसे लास्ट में है और जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा है। सिंपल एक सामान्य आदमी की भाषा में क्या है कि वह इलेक्ट्रॉन, वह अंतिम ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, वह अंतिम ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, यही हाईएस्ट है यार, ये तो नहीं भरा है ना, यही भरा है, तो क्या हो जाएगा, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। वह ऑर्बिटल होमो के बाद आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, उसको बोलते हैं ल्यूमो। ल्यूमो हमेशा क्या रहेगा, खाली रहेगा। होमो हमेशा क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, तो इसको बोलते हैं ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो भाई आ जाओ, अब सवाल बनाओ फटाफट। ये देखो क्या पूछा गया है, बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है। 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3, N2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर 2.5, N2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर 2, N2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर 2.5, N2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर 2। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन को भर भर के डाया पैरा आपको देखना है, डाया पैरा आपको क्या करना है, देखना है। तो देखना ध्यान से, जहां पर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आया है, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आया है, वहीं पे क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक ज्यादातर केस में, लेकिन कई बार इस कंडीशन में भी पैरामैग्नेटिक हो जाता है। इसलिए मैं बोला हूं इलेक्ट्रॉन को भर के देख लेना। ये क्या है, N2 है भाई, ये 1s2s2 सेम रहता है, तो ये नाइट्रोजन का p3 ऑर्बिटल है। क्या है, मतलब ऐसे 2p3 2p3, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 ऐसे भरे। तो N2 जो है वहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर 3। इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। N2 प्लस कर दें, क्या कर दें, N2 प्लस। तो N2 प्लस करेंगे तो एक तरफ के नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हटा दो, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाएगा यहाँ N2 प्लस में। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 5, एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। और यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी तुमको पूछ ले तब क्या करोगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट भैया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो कितना होता है, 1.73 बोर मैग्नेटॉन होता है, इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो इसका होमोल्यूमो कौन है ये भी पूछ सकता है। होमो कौन है इसका, सिग्मा 2pz है। ल्यूमो कौन है इसका, π2px और π2py।
दोनों में से किसी को बोल सकते हो या दोनों को बोल सकते हो, क्योंकि दोनों की एनर्जी लेवल सेम है। इलेक्ट्रॉन भरते वक्त इसका एनर्जी भी सेम है, यहाँ और यहाँ ऐसे आएगा इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसे और ऐसे भी जा सकता है, लेकिन दोनों की एनर्जी सेम है, तो कहीं भी पहले इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ठीक, तो ये ल्यूमो 2px के साथ साथ पाई स्टार 2py भी होगा। आगे आ जाओ। तो यहीं तक खत्म होता है एमओटी। यहीं पे मैं जो सवाल आया है सेट में उसको बताता हूं। सेट में जो सवाल आया है वो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये मैंने पहले भी लिखा दिया है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ये सब भी लिख चुके हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड लेंथ। चलिए, तो मैं एक सवाल बनाता हूं जो सेट में आया हुआ है, इसमें आया हुआ है, सेट में आया हुआ है, फिर एक एपी में आया हुआ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एपी में आया हुआ क्वेश्चन एक करेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। सेट में क्या आया हुआ है, O2 प्लस O2 2 प्लस O2 माइनस और O2 2 माइनस में क्या पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। तो बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ निकाल लोगे, बॉन्ड एनर्जी निकालोगे, बॉन्ड लेंथ भी बता दोगे। तो यहाँ 8 8 16 16 मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना भाई, 16 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 15 है, 15 मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। वो सीरीज देख लेना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 14, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर कितना है, 17, 17 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1.5। यहाँ पर क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 1.0। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये आता है बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है ये सवाल। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब में जमाने बोले तो आप जमा सकते हो इसको, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका, फिर O2 प्लस का, है ना, O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, फिर O2 प्लस का, फिर O2 का, फिर O2 माइनस का, फिर O2 माइनस का। ठीक, चलो भाई, एक सवाल मैं एपी का बनवाता हूं, देखो उसमें जाके बनवाता हूं, बोर्ड में जाके बनवाता हूं। चलो ये सवाल लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, क्लोज कर रहा हूं। यहां पे भैया वो क्या पूछा है, अपन C2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल, C2। तो C2 में क्या है, कार्बन, मतलब 1s2 2s2 और 2p। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है, 6 एटॉमिक नंबर रहता है, तो 1s 2s को बनाने की जरूरत नहीं है। 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा ऑर्बिटल s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में दोनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बराबर रहते हैं, तो इनका बॉन्डिंग इंटरेक्शन कैंसिल हो जाता है। लेकिन p ऑर्बिटल में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ये 2 और 1 और ये ऐसे, तो ये 2p2 और 2p2 कार्बन का है। अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, ऐसे। तब इलेक्ट्रॉन भरो भैया, 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या है, पाई 2px है और पाई 2py है ना। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है भैया, 4 है, डिवाइड करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग 0 है, इसलिए कुछ नहीं लिखा। तो 2 बॉन्ड ऑर्डर आया, किसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड ऑर्डर आया। और देखो ना, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। तो वहां पर पूछा गया है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जहां पर केवल पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड नहीं है, क्या है यहाँ पर, पाई बॉन्ड है। ये सवाल एपी में आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो 2020 में हुआ था ना, हमारे में आया है, सब लोग गलत मार के आए थे। मेरे को पता था, मैं इसको पढ़ा था भाई। C2 ऐसा मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर मान लो C2 बनता है तो उसमें दोनों बॉन्ड क्या रहेंगे, पहले के दोनों बॉन्ड
पाई बॉन्ड रहेंगे। ये भैया ये सवाल एपी में आया हुआ है पिछली बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अगले क्लास में किसकी बात करेंगे हम लोग? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की